गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे इम्यूनिटी के लिए सेकंड पार्ट। देखो इम्यूनिटी के अंदर मैंने आपको कुछ बातें बताई है, एक बार थोड़ा सा उनका रिवीजन अपन करेंगे। तो एक बार मेरे साथ सुनना कि सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा। मैंने कहा था कि जो इम्यूनिटी है, प्रतिरक्षा है, वो दो प्रकार की होती है। मेरे साथ साथ आपको रिवाइज करना है। एक क्या होती है, एक्वायर्ड, और एक होती है इनेट। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि इनेट जो इम्यूनिटी है वो नॉन स्पेसिफिक है और ये क्या होती है, स्पेसिफिक होती है। इसके अंदर मैंने आपको ये कहा कि ये दो प्रकार की होती है। अब आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना था कि इनेट इम्यूनिटी, जिसकी कल हमने डिटेल से बात कर ली थी, ठीक है। देखो एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक इम्यूनिटी थी, आई बात समझ में। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो स्पेसिफिक इसलिए थी कि वो क्या होती है कि एक विशेष प्रकार के जो रोगजनक होता है उसके लिए होती है, ठीक है। लेकिन कल हमने ये जो इनेट है ये कंप्लीट पढ़ लिया था। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि स्किन जो है, म्यूकस है, मुख में जो लार है, आंख में जो आंसू है, वो किसी विशेष प्रकार के रोगजनक के लिए स्पेशल नहीं है, वो सभी के लिए एक जैसा व्यवहार करेगा। मैंने आपको कहा था कि किसी भी प्रकार का यदि रोगाणु है, कोई भी जीवाणु है, और देखो जीवाणु को जो बैक्टीरिया की जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है वो क्या कर देता है, उसको नष्ट कर देता है। हमारी जो लार होती है उसमें कौन सा एंजाइम होता है, लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम क्या करेगा, बैक्टीरिया को नष्ट कर देगा। अब वो कोई सा भी रोग करने वाला बैक्टीरिया हो वो उसको क्या कर देगा बच्चों, नष्ट कर देगा, ठीक है। देखो इसमें यदि अपन बात करें तो मैंने आपको कहा था कि ये दो प्रकार की है। एक तो कौन सी थी, एक्टिव, और एक थी बच्चों पैसिव। एक्टिव में मैंने आपको पढ़ाया नेचुरल और एक पढ़ाया था आर्टिफिशियल, ठीक है। इसी प्रकार पैसिव में भी मैंने आपको ये पढ़ाया था कि एक तो होती है नेचुरल और एक होती है आर्टिफिशियल। ये सारा कल आपने पढ़ रखा है। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है और पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, इसके लिए मैंने आपको ये कहा था कि इसको याद रखने का सबसे सीधा सा फंडा क्या है, एक्टिव, सक्रिय। यदि हमारा शरीर खुद किसी प्रतिजन को, किसी रोगजनक को, किसी रोग कारक को, किसी रोगाणु को नष्ट करने के लिए यदि एंटीबॉडी खुद बनाता है, क्या कर रहा है, यदि हमारा शरीर खुद बना रहा है तो वो तो हो जाएगी एक्टिव। और यदि हम बाहर से बनी बनाई डाल रहे हैं तो वो क्या हो जाएगी बच्चों, पैसिव हो जाएगी। ये बात आपके दिमाग में सेट है, ठीक है। अब एक्टिव जो है ये भी दो प्रकार की है, एक नेचुरल है और एक आर्टिफिशियल है। तो आप बताओ नेचुरल कौन सी होती है, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी कौन सी होगी। देखो नेचुरल का मतलब क्या है कि यदि हमारे शरीर में हम जानबूझ के किसी रोगाणु से संक्रमित नहीं हो रहे हैं, हमारे शरीर में किसी रोगजनक का क्या हो गया, संक्रमण हो गया। अब उस संक्रमण से हमारे शरीर को बचाने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो एंटीबॉडी बनाएगा। हमारा शरीर एंटीबॉडी बना रहा है ना, नेचुरली हमारे शरीर में क्या हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है, संक्रमण हुआ है, तो ये तो हो गया नेचुरल। एक मैंने आपको कल कहा था कि जो वैक्सीनेशन होती है, समझ रहे हो ना, वैक्सीनेशन का मतलब टीकाकरण जो होता है, उसमें हम क्या करते हैं, जानबूझकर जो छोटे बच्चे होते हैं चुन्नू मुन्नू, उनके अंदर क्या करते हैं अपन, दुर्बल या मरा हुआ या कमजोर जो रोगाणु होता है, रोगजनक होता है, उसको बॉडी में डालते हैं। फिर वो बॉडी के अंदर जाएगा तो उतना इफेक्टिव तो वो होगा नहीं, और क्या करेगा, हमारा इम्यून सिस्टम उसको मारने के लिए एंटीबॉडी बना लेगा। तो भविष्य में जब भी यदि ये कोई ऐसा प्रभावी रोगाणु आता है तो उसको क्या कर देगी, एंटीबॉडी नष्ट कर देगी। ये हो गया पैसिव। पैसिव का मतलब ये होता है कि हमारा शरीर खुद नहीं बनाता है, बाहर से बनी बनाई डालते हैं। तो इसमें मैंने आपको ये कहा था, देखो इसमें भी नेचुरल है। नेचुरल के लिए मैंने आपको बताया IgG, IgA, एक कोलेस्ट्रम से आ रही है, एक प्लेसेंटा से आ रही है। बोलो आर्टिफिशियल का मतलब मैंने कहा था एंटीसीरम, एंटीसीरम। बोलो यहाँ तक क्लियर है। इनेट की बात अपन ने कल टोटल कर ली थी। तो आज हम पढ़ेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या पढ़ेंगे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी।
ये आपका क्लियर है। यदि देखो ये वाला जो बनाया हुआ है चार्ट, ये आपका कंप्लीट आपको क्लियर हो चुका है। तो अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी पढ़ने में आपको केवल 2 मिनट लगेंगे और आप ऐसे कह सकते हो कि आपने एक्वायर्ड इम्यूनिटी कंप्लीट पढ़ ली है, क्योंकि अब मैं आपको बताऊंगा कंप्लीट डिटेल से कि एक्टिव किस प्रकार से करते हैं अपन, पैसिव को किस प्रकार से करेंगे, ये कैसे कैसे एक एम्ब्रियो में या भ्रूण जो होता है, फीटस जो होता है उसमें मिलती है। क्लियर? तो ये कल की बात हो गई है कंप्लीट। अब अपन आज का शुरू करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो अब अपन पढ़ेंगे उपार्जित प्रतिरक्षा किसे कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी किसे कहते हैं। तो यहां आप हेडिंग लगाओगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। कल मैंने इसका हिंदी में बता दिया था कि इसको क्या बोलते हैं बच्चों, उपार्जित प्रतिरक्षा। ठीक है, उपार्जित प्रतिरक्षा। आज हम पढ़ेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी, उपार्जित प्रतिरक्षा के बारे में। देखो, एक आज अपन ऐसे सिस्टम कर लेते हैं कि मैं आपको यहाँ पे नोट्स न दे के केवल मैं आपको वो नोट्स या जो पॉइंट्स हैं वो सारे एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके बाद में इसके जो नोट्स हैं उन नोट्स की PDF मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो उस PDF को आप खोल के अपनी नोटबुक में नोट्स बना लेना, ताकि आपका भी टाइम बच जाएगा और यहाँ अपना सिलेबस भी क्या हो जाएगा, थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। तो यहाँ अपन समझने का काम करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट आपको नोट कर लेना है। उसके बाद में जो कंप्लीट नोट्स जो मैं आपको सेंड करूँगा वो नोट्स आपको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है। दिख रहा है ना ये कंप्लीट? एक बार चेक कर लेते हैं। दिख रहा है? देखो बच्चों, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, इसके लिए मैंने आपको ये कहा था कि ये स्पेसिफिक होती है। ये क्या है? पहला पॉइंट तो ये आपको याद रखना है, गांठ बांध लेनी है, स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है। अब स्पेसिफिक से क्या मतलब है? स्पेसिफिक से मतलब ये है कि यदि हमारे शरीर में कोई एंटीबॉडी है तो वो एंटीबॉडी उसी रोगाणु को नष्ट करेगी जिसके रेफरेंस में वो बनी है, या हमारे शरीर में जो एंटीबॉडी है वो एंटीबॉडी उसी एंटीजन को, उसी रोग कारक को मारेगी जिसको मारने के लिए वो बनी है। जबकि इनेट इम्यूनिटी जो हमने पढ़ी थी उसमें हमने कहा था कि स्किन है तो वो सभी प्रकार के जो रोगजनक है उनको सबको रोकती है। लार है वो सबके लिए, पीएच है वो सबके लिए एक जैसा काम करता है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। तो अपन ये कह सकते हैं, दूसरा पॉइंट, रोगजनक विशिष्ट है, और तीसरा ये हो जाएगा मेमोरी, स्मृति पर आधारित। देखो बच्चों, रोगजनक विशिष्ट वाली कहानी मैंने आपको बता दी कि जो एंटीबॉडी, यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि आप स्टडी कर रहे हो, आप किस काम के लिए स्टडी कर रहे हो, आपका मकसद क्या है, तो वो मकसद पूरा करने के लिए आप स्टडी करोगे। ऐसे थोड़ी है कि नहीं मेरा तो कोई मकसद नहीं है, मैं तो बस टाइम पास के लिए स्टडी कर रहा हूँ। ठीक, तो रोगजनक एंटीबॉडी बना रहा है, यानी कि रोगजनक के लिए हमारा शरीर एंटीबॉडी बनाना है, तो वो एंटीबॉडी उसी रोगजनक को मारेगी। यानी कि पोलिया का, ये जी अपन कहें कि जैसे मान लो कि पोलिया का जो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हो गया, तो हमारा इम्यून सिस्टम भी क्या करेगा, उसे नष्ट करने के लिए एंटीबॉडी बनाएगा। तो वो पोलिया के ही रोगाणु को मारेगा, ना कि चेचक के रोगाणु को। चेचक के लिए बनेगा, चेचक को मारेगा। आई बात समझ में? ठीक, स्मृति पर आधारित है। अब देखो, स्मृति पर आधारित वाली बात को थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करना। मान लो कि ये आप हो, कुछ ज़्यादा सुंदर बन गया क्या? ठीक है,
ये लो, ये कोई, जैसे मान लो कि ये गोपाल है। अब क्या हुआ, ये गोपाल है। अब इस गोपाल को किसी रोग का इन्फेक्शन हो गया। पहली बार हुआ है। गोपाल का जो इम्यून सिस्टम है, इस इम्यून सिस्टम को भी बेचारे को ये पता नहीं है कि मुझे कौन से रोगाणु का इन्फेक्शन हुआ है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल लेके आज हम चलेंगे, और ये ऐसा एग्जाम्पल आपको दुनिया में कहीं भी नहीं पढ़ाया जाएगा और नहीं आज तक कहीं पढ़ाया गया है। ये जो एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ाऊँगा, और उम्मीद करूँगा कि इस एग्जाम्पल से आपके इस भेजे के अंदर, ये गोपाल का भेजा है लेकिन ये आपके भेजे में सेट हो जाएगा। ठीक है, देखो मैं एक डायग्राम यहाँ बना रहा हूँ छोटा सा। इस डायग्राम को देखते ही आप समझ जाओगे कि हाँ वास्तव में सर सही कह रहे हैं, ऐसा किसी ने नहीं पढ़ाया। बोलो कोरोना का एग्जाम्पल, क्योंकि आज तक पहले ऐसा था ही नहीं। इस गोपाल को क्या हो गया, कोरोना का संक्रमण हो गया। बोलो हो गया कि नहीं हुआ? कोरोना का इसको संक्रमण हो गया है। तो क्या आप ये बताओ कि इसका इम्यून सिस्टम इस कोरोना को जानता है क्या? कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन, जानता है क्या? नहीं जानता। इसके शरीर में कोरोना को नष्ट करने के लिए एंटीबॉडी पहले से है? नहीं है। बोलो है क्या? नहीं है। तो क्या इसके शरीर में कोरोना वायरस का संक्रमण होगा या नहीं होगा? जब दोनों का आंसर नो है तो इसका तीसरा आएगा यस, संक्रमण होगा। संक्रमण होगा तो इसका इम्यून सिस्टम को जोश आएगा कि ये क्या हो गया, कि ऐसे कौन सा रोग आ गया जिसने मुझे हरा दिया। अब यहाँ पे क्या होगा कि इसका इम्यून सिस्टम क्या करेगा, इम्यून सिस्टम को अब गुस्सा आएगा और इम्यून सिस्टम यहाँ से क्या करेगा, एंटीबॉडी निर्माण के लिए काम करेगा। यानी कि ये इम्यून सिस्टम इस कोरोना वायरस को क्या करेगा, यहाँ से समझने, इसको समझेगा ये कि पहले ये तू कौन सी बला है, ये है क्या चीज़। तो पहले इसको समझने की कोशिश करेगा, इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, कैसे इसको मारा जा सकता है। तो इसको मारने के लिए फिर ये क्या करेगा कि देखो हमारे शरीर में आपने पढ़ रखा है कुछ लिम्फोसाइट्स होते हैं। क्या होते हैं? लिम्फोसाइट्स होते हैं। और ये लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। लिम्फोसाइट भी दो प्रकार के होते हैं, बी और टी। बी एंटीबॉडी बनाता है और टी क्या करता है, हेल्प करता है। आगे बताऊंगा मैं। तो ये लिम्फोसाइट क्या करेंगे, प्रोटीन्स की एक सेना उत्पन्न करेंगे, और वो प्रोटीन्स क्या है, एंटीबॉडी है, और वो इसको नष्ट करेंगे। फिलहाल आप ये कह सकते हो कि अभी तक कोरोना की कोई ऐसी प्रभावी वैक्सीन नहीं आई है जिसको कोरोना को क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए। अभी तक काम चल रहा है। अब आप एक चीज़ यहाँ पे देखो कि कुछ लोग ऐसे भी हैं आज इस दुनिया के अंदर जिनमें कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ। संक्रमण होने के बाद में उनमें कुछ लक्षण भी आए। उसके कुछ जब सिम्टम्स आए थे, तो सिम्टम्स आने के बाद में मान लो कि उनकी जांच नहीं हो पाई या उनका कहीं ट्रीटमेंट नहीं हो पाया, तो उनका इम्यून सिस्टम यदि इतना मजबूत था, यानी कि वो ठीक इम्यून सिस्टम वाला व्यक्ति था, तो उसमें क्या हुआ, एंटीबॉडी बनी, उसने कोरोना को नष्ट कर दिया और वो व्यक्ति ऑटोमेटिक क्या हो गया, स्वस्थ हो गया। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है तो वो मर जाते हैं। देखो कुछ कई बार ऐसा होता है कि जुकाम से भी व्यक्ति मर सकता है, और कई बार एक खतरनाक बीमारी भी उस व्यक्ति को नहीं मार पाती है। ये डिपेंड करता है हमारे इम्यून सिस्टम पे। मैंने आपको कल भी कहा था कि डिजीज़ को छोड़ के पहले अपन इम्यून सिस्टम पढ़ेंगे, क्योंकि इम्यून सिस्टम से हमें ये पता लगेगा कि इम्यून सिस्टम वास्तव में है क्या चीज़, किस प्रकार से ये रोग होने से हमें बचाती है, और यदि रोग हो जाता है तो उसको कैसे ये नष्ट कर देती है। आई बात समझ में? तो ये समझ में आ रहा है एग्जाम्पल कि कोरोना पहले नहीं था, इसने एंटीबॉडी बनाई, तो टाइम तो लगेगा कि नहीं लगेगा। पहली बात ये है काम की बात। पहली बार आया है इसका संक्रमण क्या हुआ है, पहली बार संक्रमण हुआ है, तो इसका जो रिएक्शन होगा, रेस्पॉन्स होगा, अनुक्रिया होगी, उसमें टाइम लगेगा। सीधी सी बात है, टाइम लगेगा। लेकिन टाइम लगेगा, लेकिन क्या हो गया, एंटीबॉडी बन गई रे। क्या बन गई?
एंटीबॉडी बन गई। किसके लिए? इस कोरोना को नष्ट करने के लिए गोपाल के शरीर में एंटीबॉडी बन गई। टाइम तो लगा 5-10 दिन का, लेकिन बन गई। अब देखो 6 महीने बाद में एंटीबॉडी बनी, कोरोना को उसने नष्ट कर दिया और गोपाल एकदम हेल्थी हो गया, स्वस्थ हो गया। अब क्या हुआ कि दोबारा इसकी आदत पड़ गई ना, तो आदत पड़ गई तो दोबारा कोरोना क्या कर रहा है? इसके पास आ रहा है। देखो पहली बार जब इसके अंदर संक्रमण हुआ था, पहली बार इसके अंदर इन्फेक्शन हुआ था, तो सीधी सी बात है टाइम लगेगा। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल इसको लगा 7 से 10 दिन का समय लगा। अब यहां पे आपको याद रखना है कि यदि सेकेंड टाइम इसका संक्रमण हुआ है तो एंटीबॉडी बनानी पड़ेगी क्या? एंटीबॉडी बनानी पड़ेगी क्या? ये देख आते क्या कहेगा, ये तो पहले वाला ही है। अरे किसी व्यक्ति को आप जानते ही नहीं हो, आपके घर पे आया तो आप कह दोगे कि हाँ ये वहाँ से आया है, नहीं कह सकते। लेकिन आपने यदि उसको एक बार देख लिया है, अब वो 6 महीने बाद दोबारा तो आप कहोगे हाँ ये तो वो व्यक्ति है। आई बात समझ में? तो एक तो उसको पहचान गया, ये देखो क्या लिखा हुआ है, स्मृति, यादाश्त, मेमोरी। तो सेकंड टाइम आते ही क्या कर लेगा? पहचान लेगा। पहले से बनी बनाई एंटीबॉडी है तो चल ये एंटीबॉडी इसको दे, और जैसे ही एंटीबॉडी इसको देगा तो जहाँ पहली बार में 7 से 10 दिन लगे थे, अब की बार इसमें 2 से 3 दिन के अंदर अंदर ही क्या कर देगा? इसको नष्ट कर देगा। तो ये स्मृति वाली बात समझ में आई क्या? और आई कि नहीं आई? नमूनों आ गई। स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, कैसे है? ये भी इस एग्जाम्पल में आ रहा है। रोगजनक के लिए विशिष्ट है। अब ये एंटीबॉडी कोरोना के लिए ही है। मान लो कि 6 महीने बाद में कोरोना आ गया, तो कोरोना के लिए थोड़ी एंटीबॉडी काम करेगी, नहीं करेगी। कोरोना के लिए फिर नहीं बनेगी, वही 7 से 10 दिन लगेंगे। यानी कि एक रोगजनक के लिए एक ही प्रकार की एंटीबॉडी, उसे बोलते हैं स्पेसिफिक इम्यूनिटी। रोगजनक विशिष्ट इम्यूनिटी हो जाएगी। और पहली बार आया टाइम लगा लेकिन बना के रख ली, दूसरी बार आया आते ही मार दिया, आते ही मार दिया, गेट के अंदर ही नहीं आने दिया उसको, बाहर की बाहर ही चल। तो स्मृति पर आधारित हो गई। ये 3 पॉइंट नोट करो फटाफट। कर लिया? अब इसमें आपको याद क्या रखना है कि यदि हमारा शरीर किसी रोगजनक से पहली बार संक्रमित होता है तो हमारे शरीर में उसके अनुक्रिया करने में समय लगता है, लेकिन उसी रोगजनक से यदि दोबारा संक्रमित होता है तो वो फास्ट अनुक्रिया होती है। इसीलिए हमारे शरीर को स्मृति यानी कि मेमोरी, प्रथम मुठभेड़ की स्मृति माना गया है। हमारे शरीर को प्रथम मुठभेड़ की स्मृति माना गया है कि यादाश्त ये रखता है, याद रखता है, एंटीबॉडी बना लेता है, और जब दोबारा वो कभी आता है तो उसको गेट पर ही मार देता है। ये बात याद रखना। क्लियर? फिनिश है। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं, कुछ जो इसके स्पेशल लक्षण की अपन बात करते हैं वो कर। आप तो जो केवल मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं, ये पॉइंट आप नोट कर लो, नोट्स में आपको पीडीएफ के बना के भेज दूंगा। देखो इसके एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लक्षण की यदि अपन बात करते हैं तो नंबर 1, देखो इनके लक्षणों की यदि बात करेंगे तो विशिष्ट, स्पेसिफिक तो है ही, विविधता भी होती है इसके अंदर। ठीक है। दूसरा, विभेदन करना। ऐसे नहीं है कि एंटीबॉडी बना ली और जो भी आ रहा है उसको मार रहा है या अपने खुद के शरीर को ही मार रहा है। नंबर 4, मेमोरी। ये 4 लक्षण हैं इसके, ये आपको याद रखना। ठीक है। उपार्जित प्रतिरक्षा के लक्षण कौन कौन से हैं? विशिष्टता, विविधता, विभेदन करना और स्मृति, यादाश्त।
देखो विशिष्टता के ऊपर अभी हमने चर्चा की है। और यदि अपन बात करें विविधता की, तो इसमें क्या होता है कि मान लो कि हमारे शरीर में जो अनेक प्रकार के रोग होते हैं, ये उन सब की पहचान कर सकता है। अनेक प्रकार के जो रोग होते हैं उनकी पहचान कर सकता है, अनेक रोगों की पहचान कर सकता है। ठीक है। विभेदन करना, विभेदन का मतलब अपने और पराये में, तू अपना है और ये पराया है, ऐसे अपने पराये में विभेद कर सकता है। खुद के शरीर को नष्ट नहीं करता है, ये दूसरा जो बाहर से आता है उसको नष्ट कर देता है। ठीक है। और याददाश्त की बात हो ही गई, क्लियर। ये 4 पॉइंट भी आप नोट कर लो फटाक से। कर लिया। इसमें आपको एक ग्राफ समझा देता हूं मैं। अभी जो मैंने कहा था ना कि गोपाल में पहली बार हुआ, फिर दूसरी बार हुआ, देखो ये ब्लड में एंटीबॉडी हो जाएगी, ये है एंटीबॉडी कंसंट्रेशन इन ब्लड। देखो बच्चों, ये पहली बार किसी व्यक्ति में संक्रमण हो रहा है, यहां पर लिख लेते हैं फर्स्ट टाइम कॉन्टेक्ट ए एंटीजन। ठीक है, पहली बार होगा तो ये यहां पे जो ग्राफ बनेगा इसका वो ऐसे आएगा, यानी कि पहली बार टाइम लगता है ना उसको पहचानने में, ऐसे ये लो। ठीक है। लेकिन यदि अपन कहें कि ये दूसरी बार भी हो रहा है, यही रोगाणु क्या कर रहा है, सेकेंड टाइम आ रहा है, जब ये सेकेंड टाइम आएगा तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ये इस प्रकार से फास्ट रिस्पॉन्स करेगा। या इसको अपन लिख लेते हैं यहाँ पे, ये लो सेकेंड टाइम ए एंटीजन, सेकेंड टाइम ए एंटीजन। ठीक है। अब यदि अपन बात करें, जैसे मान लो कि कोई दूसरा एंटीजन बी है, ये कौन सा है, एंटीजन बी है, और ये पहली बार ही आया है, एंटीजन बी है और ये पहली बार ही आया है, तो इसका रिस्पॉन्स क्या रहेगा, इस प्रकार से रहेगा। ठीक है। अब इसमें अपन ये कह सकते हैं कि ये तो हो जाएगा बच्चों पहला इम्यून रिस्पॉन्स, और ये हो जाएगा सेकंड इम्यून रिस्पॉन्स। ये आपको बाकायदा नोट्स के अंदर पूरा बढ़िया डायग्राम बना हुआ आपको मिलेगा, ये आपको केवल समझना है। मैं यहाँ पे आपको केवल समझा रहा हूँ इसको कि ये कैसे हो रहा है। पहली बार आया, पहचानने में टाइम लगा, लेकिन एंटीबॉडी एक बार बन चुकी है। बनने के बाद में जब दोबारा उसका सेकेंड टाइम यदि ये एंटीजन आ रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, फास्ट रिस्पॉन्स होगा। ये देखो, ये फास्ट है और ये स्लो। ये पहला तो क्या रहेगा, स्लो, और ये क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। एक बार इसका हल्का सा ये परफॉर्मा आप देख लो। ठीक है। अब अपन यहां आगे बात कर लेते हैं। हटा देता हूं इसको। समझ में आ गया ना, क्लियर। इसके लक्षण और किस प्रकार से दोनों काम करेंगे। देखो, अभी मैंने आपको ये कहा कि दो रिस्पॉन्स होते हैं, एक तो प्राइमरी होता है और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। इसके लिए क्या होता है कि जो हमारी बॉडी होती है, उस हमारी बॉडी के अंदर लिम्फोसाइट होते हैं। क्या होते हैं, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के लिए मैंने आपको ये कहा था कि ये दो प्रकार के होते हैं।
क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, और एक होता है टी लिम्फोसाइट। ठीक है, बी लिम्फोसाइट क्या करता है, प्रोटीन की सेना उत्पन्न करता है, और ये प्रोटीन की सेना जो है यही क्या है बच्चों, एंटीबॉडी। ये जो है ये एंटीबॉडी का निर्माण तो नहीं करता है, ये एंटीबॉडी का निर्माण नहीं करता है, लेकिन इन बी यानी कि ये जो बी लिम्फोसाइट है, इस बी लिम्फोसाइट की एंटीबॉडी निर्माण में क्या करता है, हेल्प करता है। क्लियर? कौन कौन से लिम्फोसाइट हैं ये भी आपको याद रखने हैं कि प्राइमरी सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जो है हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है, उस ब्लड के अंदर क्या होती हैं, लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट प्रोटीन्स की सेना उत्पन्न करती है और वो प्रोटीन्स की क्या है, एंटीबॉडी, और जो टी लिम्फोसाइट है वो क्या करती है, एंटीबॉडी का निर्माण नहीं करती है लेकिन उसका हेल्प करती है। क्लियर है? आगे चलें। अब बात करेंगे अपन एक्टिव और पैसिव इम्यून रिस्पॉन्स की। यहां तक क्लियर है आपका? एक्टिव और पैसिव इम्यून रिस्पॉन्स। देखो, एक्टिव और पैसिव के बारे में अभी मैंने जो चार्ट बनाया के बताया था आपको, वही आपको इसमें याद रखना है। इम्यून रिस्पॉन्स का मतलब किस प्रकार से उस एंटीजन को नष्ट करने के लिए एंटीबॉडी काम करती है। देखो, सबसे पहले अपन समझते हैं एंटीजन क्या होता है। एंटीजन की परिभाषा मैंने आपको बता रखी है। देखो, एंटीजन क्या होता है, कोई भी पदार्थ हो सकता है, जीवित हो सकता है, मृत हो सकता है, कोई सेल हो सकती है, तो ये हमारे शरीर में जाएगी। ये जब हमारे शरीर में जाएगी तो इसकी पहचान होगी, पहचान होने के बाद में बी लिम्फोसाइट इसके लिए एंटीबॉडी का निर्माण करेगा। क्लियर यहां तक? ये तो बात समझ गए ना। अपन पढ़ रहे हैं इसमें एक्टिव, पहले एक्टिव की बात कर लेते हैं। तो देखो, कोई भी एंटीजन है, एंटीजन होता क्या है ये मैंने आपको बता दिया। अब आप देखो, इसके अंदर जीवित, मृत या कोई कोशिका, किसी भी प्रकार का सजीव निर्जीव जो भी पदार्थ है वो सारे एंटीजन में आ सकते हैं। एंटीजन की डेफिनेशन आपको याद क्या रखनी है कि कोई भी ऐसा पदार्थ जो हमारे शरीर में जाने के बाद में बी लिम्फोसाइट को एंटीबॉडी निर्माण के लिए प्रेरित करता है, वो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एंटीजन कहलाएगा। देखो, अब क्या हुआ, एंटीजन आया और हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, वो इम्यून सिस्टम खुद क्या कर रहा है, इसको नष्ट करने के लिए एंटीबॉडी बना रहा है। ठीक है, खुद एंटीबॉडी बना रहा है, ये खुद एंटीबॉडी बना रहा है, इसीलिए ये क्या है, एक्टिव इम्यूनिटी है। क्लियर? अब देखो, एक चीज तो यहां पे ये हो गई इसमें कि खुद ने बनाई है। अब ये जो एंटीजन से इन्फेक्शन हुआ था, इसमें दो चीजें होती है। नंबर एक तो होता है नेचुरली, एक तो क्या हो रहा है, नेचुरल इन्फेक्शन हो रहा है, और एक हम क्या कर रहे हैं, इम्यूनाइजेशन करवाते हैं। इम्यूनाइजेशन समझते हो ना, टीकाकरण। टीकाकरण करवाते हैं हम, जानबूझ के क्या करवा रहे हैं, बॉडी के अंदर कोई भी पैथोजन इंजेक्ट करवा देते हैं जिससे एंटीबॉडी बनती है। अब इम्यूनाइजेशन करवा रहे हैं जानबूझकर, ठीक है ना, जानबूझकर, यहां मैं लिख देता हूं, जानबूझकर यदि इन्फेक्शन हो रहा है तो इसको बोलते हैं बच्चों पैसिव इम्यूनिटी। बोलो, नहीं सॉरी, इसमें हाँ पैसिव के अंदर भी यही होता है, लेकिन इस एक बार इस एक्टिव को ही पूरा कर लेते हैं।
देखो एक्टिव जो था, इस एक्टिव में क्या हो रहा है, एक्टिव में एक तो क्या हो गया, नेचुरल हो गया, और एक टीकाकरण के द्वारा हो गया। तो ये तो नेचुरल वाला हो गया, खुद बना रहा है तो, और एक खुद हम बनवा रहे हैं, खुद से ही बना रहे हैं। दो चीज़ें आपको याद रखनी है एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर कि इसमें क्या होती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों हैं। नेचुरल के अंदर क्या होता है कि हमारा शरीर खुद बनाता है, एक अचानक संक्रमण हुआ या ऑटोमेटिक संक्रमण हुआ है, और आर्टिफिशियल में क्या होता है कि हम खुद संक्रमण करवा के बनाता तो हमारा, एक याद रखना है कि एक्टिव में बनाता तो हमारा शरीर ही है, लेकिन दो कंडीशन लागू होती है कि एक तो हमारा शरीर खुद इन्फेक्टेड हो जाए ऑटोमेटिक, और एक हम खुद इन्फेक्शन उसमें करवा दें। एक तो खुद बनाए और एक हम बनवाएं, ये तो हो जाएगा एक्टिव। अब पैसिव की बात करें तो पैसिव के अंदर क्या आ जाएगा बच्चों, पैसिव में एंटीबॉडी जो है शरीर खुद नहीं बनाता है, शरीर खुद नहीं बनाता। इसमें क्या होता है, पहले से बनी हुई एंटीबॉडी का यूज करते हैं। इसमें लेकिन दो चीज़ें हैं, इसमें भी क्या है, एक तो क्या है नेचुरल, और एक क्या है आर्टिफिशियल। अब नेचुरल कौन, अब सब आप कहोगे सर नेचुरल कौन सा हो गया, जब बाहर से ही हम डाल रहे हैं तो नेचुरल कौन सा हो जाएगा। देखो बच्चों नेचुरल इसमें ये हो जाएगा, कल ही मैंने आपको कहा था प्लेसेंटा और कोलेस्ट्रम, देखो कहा था ना प्लेसेंटा से, एक तो अपन कहें कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम से कौन सी आती है बच्चों IgA, और एक प्लेसेंटा से IgG। माता में बनी, ये क्या है एक्टिव इम्यूनिटी है ये, लेकिन पैसिव ऐसे मिल रही है नेचुरल, ये नेचुरल है और ये इस प्रकार से मिलती है, पैसिव के रूप में मिलती है, बनी बनाई है ना अपने को। तो कहाँ से मिल रही है, एक तो मिल रही है माँ के दूध से और एक मिल रही है प्लेसेंटा से। और यहाँ पे आपको पता ही है एंटी सीरम, एंटी सीरम, बोलो यहाँ तक। दोबारा बताऊँ क्या, हो गया, दोबारा देख लो। एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी होती क्या है, एक्टिव में क्या है कि एक्टिव में नेचुरल और आर्टिफिशियल, इसमें पैसिव में भी नेचुरल और आर्टिफिशियल। अब आपको याद रखना है कि एक्टिव और पैसिव क्या होती है। यदि हमारा शरीर खुद बनाता है वो एक्टिव है, और यदि हमारा शरीर बनी बनाई लेता है तो पैसिव है। अब एक्टिव में नेचुरल और आर्टिफिशियल कौन सी हो जाएगी, यदि हमारे शरीर में प्राकृतिक तरीके से संक्रमण होता है कि हम नहीं करवाते हैं लेकिन फिर भी हो गया। कोरोना का संक्रमण कौन करवाना चाहता है, कोई नहीं चाहता, हो जाता है तो वो नेचुरल है। अब यदि हमारा शरीर खुद एंटीबॉडी बनाएगा तो वो नेचुरल बनेगा। लेकिन मान लो कि किसी ने पकड़ के इंजेक्शन लगा दिया या किसी ने कोरोना कर दिया ज़बरदस्ती जानबूझ के, फिर एंटीबॉडी बनेगी तो वो क्या हो जाएगी, आर्टिफिशियल हो जाएगी। अब तो समझ में आ गई। उसके बाद में पैसिव में क्या कर रहे हैं, बनी बनाई डालते हैं, लेकिन जो हमें माता से मिलती है, हमारी जो माँ है, माँ के गर्भ में जब रहते हैं तब हमें मिलती है। एक जब माँ का दूध कोलेस्ट्रम पीते हैं, छोटा बच्चा चुन्नू मुन्नू होता है, उसे क्या मिलती है, प्लेसेंटा से मिल गई और कोलेस्ट्रम से मिल गई। कौन कौन सी मिलती है ये आपको याद रखनी है, लो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आर्टिफिशियल में एंटी सीरम बनी बनाई डालते ही है। अब इसके अंदर आपको एक्टिव और पैसिव के अंदर क्या अंतर है वो आपको यहाँ नोट्स में मिल जाएंगे, और इनकी कंप्लीट परिभाषा, और ये आपका इम्यून सिस्टम का जो पार्ट सेकंड था, ये आपकी इम्यूनिटी यहाँ ख़त्म होती है। इसके बाद अपन आगे बात करेंगे कि एक जो इम्यून सिस्टम है वो बॉडी में किस प्रकार से डेवलप होता है। ये तो हो जाएगा इम्यून सिस्टम के टाइप्स हुए थे। अब इम्यून सिस्टम बॉडी में डेवलप कैसे होता है, कौन कौन से उसके पार्ट हैं, ये तो काम करने का केवल तरीका हुआ है। क्लियर है। अब आपका जो माइनर टेस्ट होगा, उस माइनर टेस्ट में एक तो आएगा बच्चों आपके इवोल्यूशन। ठीक है, घर बैठे बैठे क्या करोगे, इवोल्यूशन को कंप्लीट पढ़ना है। और ये जो अपनी 3 क्लास हुई है, इन 3 क्लास का 3 तो क्लास ये वाली और पिछले वाला जो इवोल्यूशन का चैप्टर हुआ है, केवल एनसीईआरटी बेस्ड आपको पढ़ना है इवोल्यूशन और ये वाला। ठीक है, धन्यवाद। और पढ़ लिया करो घर बैठ के।